सपोज 2.4 है तो मतलब क्या है, हमारा 2 निकला और इसका 2.4 निकला, हमारा बुक वैल्यू कम है, तो इससे पता चलता है कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो क्या हम इसी के बेस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का स्टॉक पी, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, सबको कंपेयर करके कंपनी का एक एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू टाटा मोटर्स का निकल के आया है 2393, मतलब 2393 रुपया टाटा मोटर्स का एक्चुअल वैल्यू है अभी के टाइम। आज हम जानेंगे बुक वैल्यू और इंडस्ट्री बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू जब कोई कंपनी अपने टोटल एसेट्स को लिक्विडेट कर दे और उसके बाद वो अपने टोटल लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वही उसकी बुक वैल्यू कंसीडरेशन में आती है। तो अभी एक एग्जांपल के तरह पे ले लेते हैं कि सपोज एक कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो है 120 रुपया और एक स्टॉक चल रहा है 240 पे, तो क्या ये बुक वैल्यू कंपनी हम ओवर वैल्यूड कंसीडर करेंगे या अंडर वैल्यूड कंसीडर करेंगे? क्योंकि जब ये कंपनी अपने एक शेयर का एसेट्स को माइनस कर देगा लायबिलिटीज पे, तो 120 रुपया ही उसको मिलेगा, लेकिन उसको एक शेयर खरीदने के लिए 240 रुपया पे ऑफ करना पड़ रहा है, तो क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? तो इससे वैल्यूएशन चेक होता है। अभी तक हम सीखे थे कि सेक्टर पी और स्टॉक पी को कंपेयर करके वैल्यूएशन निकाला जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आज हम देखेंगे कि बुक वैल्यू और इंडस्ट्री वैल्यू को चेक करके कैसे ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन निकालते हैं। तो सपोज ये कैंसिल कर दिया तो कितना पॉइंट हो गया, 12 गुना 24, मतलब हो गया ये 2 गुना हमारा बुक वैल्यू है। स्टॉक प्राइस जो है बुक वैल्यू से 2 गुना है, और तब हमको इंडस्ट्री पी देखना है। और अगर इंडस्ट्री बुक वैल्यू सपोज 2.4 है तो मतलब क्या है, हमारा 2 निकला और इसका 2.4 निकला, हमारा बुक वैल्यू कम है, तो इससे पता चलता है कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो क्या हम इसी के बेस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का स्टॉक पी, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, सबको कंपेयर करके कंपनी का एक एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ये तो नॉर्मली ये कैसे पता चल रहा है कि कंपनी इतना लोग, ये सपोज ये इससे हम वैल्यूएशन कैसे निकाल रहे हैं? कोई भी आदमी इतना रुपया देने के लिए तैयार है, इसके लिए इसका वैल्यूएशन ये हो गया। तो क्या जो आदमी उतना रुपया दे रहा है तो क्या वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो उसके लिए उसका हमको एक्चुअल वैल्यू जानना पड़ेगा कि वो स्टॉक एक्चुअली में कितने रुपए में सही है। तो आज हम जानेंगे, आज देखते हैं हम 3 स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। कौन से का? टाटा मोटर्स, रिलायंस, यथार्थ हॉस्पिटल्स और डालमिया भारत। इसमें 3 कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, एक कंपनी खराब है। आप लोग अभी से गेस करो कौन सी कंपनी खराब है और कौन सी कंपनी अच्छी है। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके चलता हूं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। मेरा एक कैलकुलेटर है जिसका मैंने नाम दिया है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर। ये किसी भी स्टॉक का कैलकुलेट कर लेता है, ये देखता है पिछले 5 साल का डाटा, 10 साल का डाटा को कंपेयर करके फिर ये निकालता है एक इंट्रिंसिक वैल्यू। हम ये 4 कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के देखते हैं। कौन सी 4 कंपनी मैंने बताई थी स्क्रीन पे, पहले सबसे पहले नाम लिख लेते हैं उन चारों कंपनी का। पहला टाटा मोटर्स, दूसरा रिलायंस, तीसरा था यथार्थ, चौथा है डालमिया। बेंजामिन ग्राम द्वारा लिखा गया बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, उसमें दिया गया हुआ है ये फॉर्मूला। कहना है बेंजामिन ग्राम का कहना है कि किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसका देखना पड़ता है अर्निंग पर शेयर कि वो कमा कितना रहा है। तो ईएसपी देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 8.5 से। 8.5 से इसीलिए क्योंकि उनका मानना यह था कि कोई भी जो कंपनी अगर ग्रोथ नहीं कर रही है उसका पी, फिक्स पी 8.5 के करीब होता है कि वो 8.5 का रिटर्न देता है जो कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। तो 8.5 को तो कम से कम रिटर्न देना चाहिए। फिर किया जाता है +2 इंटू ग्रोथ, मतलब 2 टाइम उसके ग्रोथ का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है करंट सेफेस्ट यील्ड से कि अभी अगर सपोज मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं? ताकि हमको अच्छा रिटर्न मिले। अगर एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो अभी करंट एफडी का रेट क्या चल रहा है, करंट सेफेस्ट
करंट सेफेस्ट यील्ड जो है वो है हमारा सबसे पहला एफडी। फिर इसको डिवाइड करना होता है एवरेज यील्ड से 10 ईयर। सेम जो करंट एफडी का एवरेज यील्ड देखेंगे 10 ईयर का, एवरेज यील्ड देखेंगे। तो इसी बेस पे ये फॉर्मूला डिजाइन किया गया हुआ है। अब हम देखते हैं तो इसमें हमको जरूरत क्या क्या है। सबसे पहला ग्रोथ जरूरत है, ईएसपी की जरूरत है और करंट सेफेस्ट यील्ड की जरूरत है। तो ये तो आपको पता है, करंट सेफेस्ट यील्ड को 8% कंसीडरेशन में ले लिया गया है और एवरेज पकड़ा गया है कि एफडी जो है वो 6% का रिटर्न देता है। अब देखते हैं हम इसके बेसिस पे वो 4 कंपनी को एनालिसिस करके कि 4 कंपनी कहती क्या है। और गूगल पे जाके यहां पे आप लिखिए screener.com। screener.com लिखने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है। सबसे पहले हमको देखना था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अभी हम यहां पे लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको चाहिए था। हमको चाहिए था सबसे पहले ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को भी कैलकुलेट मैंने मेरी तरफ से किया है, उन्होंने ग्रोथ रेट खाली डिजाइन किया था, लेकिन ग्रोथ रेट क्या, किस बेसिस पे ग्रोथ रेट हम मानेंगे। तो अब हम ग्रोथ रेट इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि टाटा ग्रोथ रेट किस बेस पे कर रही है। लिख लेते हैं यहां पे, एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले लिख लेते हैं हम ईएसपी। ईएसपी कितना है टाटा मोटर का? ईएसपी जो है वो है टाटा मोटर्स का 94.47। ओके, फिर उसके बाद 10 ईयर का एस ग्रोथ क्या है? एस ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ 10 ईयर। सेल्स ग्रोथ 10 ईयर का देख सकते हो 7% है, 5 ईयर का 8% है। हमको दोनों देखना है। सेल्स ग्रोथ 10 ईयर का 7% है और 5 ईयर्स का जो है वो है 8%। अब देखना है प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 10 ईयर का। प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर का 8% है और 5 ईयर्स का जो है वो है 93%। अब हमको देखना है इसके साथ साथ इंडस्ट्री पी कि इंडस्ट्री पी कितना है। इंडस्ट्री पी के लिए मैंने रेशियो सेट करके रखा हुआ है यहां पे। ये है इंडस्ट्री पी तुम्हारा 27.8। 27.8 ये है आईपी, इंडस्ट्री पीई। ओके, अब इसको हम फॉर्मूला में डालते हैं ये डाटा को। आप लोग कहेंगे डेटा डेटा, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो अब ये डाटा को हम डाल देते हैं हमारे फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय कीजिए या सेल कीजिए, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस पे आप इसको लीजिएगा। हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स, तो यहाँ टाटा मोटर्स, इसको डिटेल में समझते हैं, फिर बाकी को फटाफट करके निकल जाएंगे हम, ठीक है। टाटा मोटर्स ईएसपी कितना था टाटा मोटर्स का? 94.47। चलिए फटाक से, अब सेल्स ग्रोथ 10 ईयर का कितना है? 7%। 5 ईयर का कितना है? 8%। तो एवरेज सेल्स ग्रोथ कितना निकला? दोनों को मैंने क्या किया, प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, एवरेज सेल्स ग्रोथ मेरा निकल आया 7% ना, कितना है 10 ईयर सेल्स ग्रोथ 8, सॉरी ये 8% है। तो हमारा सेल्स ग्रोथ कितना निकल आया? 7.5%। फिर अब इसको प्रॉफिट ग्रोथ पे चलते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 8% और 93%। हमारा एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ कितना आ गया? 50%। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो हमने पास्ट देखा, फ्यूचर तो नहीं पता, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में अगर ये जो 7% 8% ग्रोथ हुआ है, इसका 30% डाउनफॉल आ सकता है। हम जेन्युइन है, 30% आ सकता है, आ सकता है। तो 30% का हम इसका एक्सपेक्टेड डाउनफॉल कंसीडर किया है। तो एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स कितना रहेगा? 5.25%। मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि अगर 7% 8% कर रहा है तो 5% सेल्स ग्रोथ करने में अगले 5 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ में भी हम देखेंगे 35% नेक्स्ट 5 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ को कंसीडरेशन में ले सकते हैं हम। तो ये 35% प्रॉफिट ग्रोथ आया। ये चीज डाटा को हमने डायरेक्ट यहां सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में डाल दिया। अब ग्रोथ रेट, मैं ग्रोथ रेट उसको मानता हूं, कभी कभी क्या होता है कि सेल कम होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। रीजन उसके पीछे ये होता है कि कंपनी क्या करती है, कुछ चीजें दूसरी बेच देती है। जैसे कोई अपना एसेट बेच दिया, कुछ बेच देने के बाद वो प्रॉफिट में कैपिटल गेन के तौर में वो प्रॉफिट में कंसीडरेशन आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हम सेल ज्यादा कर दिए लेकिन प्रॉफिट हमको कुछ नहीं मिलता, लॉस में हम सेल करते हैं।
तो इस केस में मैंने क्या कंसीडर किया है, जो भी ग्रोथ मिनिमम होगा, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, मिनिमम सेल्स ग्रोथ को हम कंसीडर करेंगे। तो मिनिमम इसमें प्रॉफिट ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है? ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ है, तो सेल्स ग्रोथ को ग्रोथ रेट है इसने फॉर्मूला से ले लिया। एफडी का रेट 8%, 10 इयर्स का एफडी का रेट इतना। सेक्टर पी हम इधर पे डालेंगे, सेक्टर पी क्या है 27.8, तो अब कितना है 0। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू टाटा मोटर्स का निकल के आया है 2393, मतलब 2393 रुपया टाटा मोटर्स का एक्चुअल वैल्यू है अभी के टाइम पे शेयर का। अगर ये कंपनी में शेयर्स में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू है। और आप पी के तौर पे भी देखेंगे, सेक्टर पी के तरीके से भी, तो इसमें इन्वेस्टर 2626 रुपया देने के लिए रेडी हैं। लेकिन अभी ये मिल कितने रुपए में रहा है, सपोज इतने में रेडी है, लेकिन हम खरीदना नहीं चाहते हैं। इसमें भी हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन कंसीडर करते हैं। मानते हैं कि अगर डाउनफॉल आ गया, कुछ हो गया, हमको सस्ते में दाम चाहिए, जितना दाम है वैल्यू में क्यों हम लेगा, हमको डिस्काउंट तो चाहिए। डिस्काउंट अगर पकड़ते हैं 30%, तो 1600 रुपया इसका फेयर वैल्यूएशन आता है, फेयर वैल्यू। लेकिन अभी मिल कितना में रहा है भाई, ये मिल रहा है 1000 रुपया। 1000 रुपया मतलब 50% किया तो 1100 रुपया, 60% किया तो 900 नहीं, मतलब 57 किया तो 1029 रुपया, मतलब 58% डिस्काउंट में टाटा मोटर्स शेयर्स मिल रहा है अभी। कुछ समय के बाद ये टाटा मोटर्स शेयर्स तुमको 2000 से भी पार दिखेगा, हम रोक नहीं पाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूं ये एडवाइजरी नहीं है, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, बात कीजिए, फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अब हम देखते हैं फटाफट इसी तरीके से बाकी के 3 कंपनियां को, बाकी के 3 कंपनी देख लेते हैं, इसी में लिखेंगे। दूसरी कंपनी क्या थी, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर इसका ईएसपी है 102 रुपया, ईएसपी कितना है 102 रुपया 90 पैसा ईएसपी है। प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ कितना है, एसजी 10 ईयर कितना है, एसजी 10 ईयर जो है वो 8% है। एसजी 5 ईयर कितना है, एसजी 5 है 10% है। पीजी कितना है, पीजी 10 कितना है, पीजी 10 जो है अपना 13% है। पीजी 5 कितना है, पीजी 5 जो है वो 12% है। अब देखना है हमको इसका इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी हम इसके लिए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स कितना देने के लिए तैयार है। इंडस्ट्री पी इसका 8.20 है। अब चलिए फॉर्मूला में डालते हैं, क्या है, रिलायंस, रिलायंस 20290 8 10, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फॉर्मूला इधर डाल दिया, 8 6, ये कितना है 8 10, और इसमें सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में कितना है 13 और 12, इस हिसाब से निकल आया। ये एवरेज इंडस्ट्री पी है 8.2, यानी कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है 2895 रुपया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बन रहा है मेरे भाई। ये शेयर 2895 रुपए का इसका फेयर वैल्यूएशन है। अगर हम इसको 0 रुपया पे खरीदे, मतलब 0 प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे खरीदे, तो ये 2800-2900 रुपए का शेयर मिलेगा आपको परफेक्ट वैल्यूएशन पे। कंपनी बहुत बड़ी है, इसके लिए ये डिस्काउंट देने वाला नहीं, ऊपर से मोटा भाई का कंपनी है, वो नहीं देने वाला डिस्काउंट मेरे भाई। तो आपको इसी सेफ्टी मार्जिन पे खरीदना होगा। लेकिन इसको पी के हिसाब से इन्वेस्टर्स देने के लिए कितना तैयार है, देख रहे हो 844 रुपया। क्या 844 ये आएगा? ओवर वैल्यूड है, बहुत ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड चल रहा है। लेकिन इसका फेयर वैल्यूएशन अगर हम देखा जाए, सस्ते में खरीदे बिना कोई डिस्काउंट का ये शेयर खरीदने जाए तो हम खरीदेंगे कितना 2895 रुपया पे इंटरेस्टेड है हम खरीदने के लिए, उससे पहले खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं यथार्थ का। ये सेक्टर बेस्ट सेक्टर है, इसका आईपी 45.2 है, फार्मा सेक्टर मतलब हेल्थ केयर सेक्टर है। तो अब चलिए इसका बनाते हैं, क्या है यथार्थ, कितना है 13.33। सेल्स ग्रोथ इसका कितना है 24.5, 49, इसका है 48 और 96। इंडस्ट्री पी इसमें डाल देंगे हम, सेक्टर पी कितना है 45.2। तो इसका वैल्यूएशन कितना निकल के आया, इसका वैल्यूएशन निकल के आ रहा है 1066। और इन्वेस्टर्स देने के लिए भी कितना तैयार है, फेयर वैल्यूएशन अगर हम इसका 30% डिस्काउंट में मांगे शेयर तो 746 रुपया इसका फेयर वैल्यूएशन निकल रहा है। 746 रुपया इसका फेयर वैल्यूएशन निकल रहा है, हम ले सकते हैं 746 रुपया में। अब आप कितना डिस्काउंट में लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप 20% डिस्काउंट में लेने के लिए तैयार है, 30% डिस्काउंट में लेने के लिए तैयार है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अच्छा सेक्टर रहेगा तो मैं 30%, खराब सेक्टर रहेगा मैं 20% डिस्काउंट पे, मतलब खराब सेक्टर रहेगा तो मैं 50% पे जाऊंगा, उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा एकदम मन पसंदीदा रहेगा तो मैं 20% डिस्काउंट पे भी खरीदने के लिए तैयार हूं। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना परसेंट पे खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं 30% पे तैयार हूं, लेकिन अभी कितने पे मिल रहा है ये शेयर 436 रुपया, 436 रुपया, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट, 50% नहीं, 60%, 58%, यस अराउंड 58% के डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है। कुछ समय के बाद ये भी 1000 रुपये पार दिखेगा।
तो ऐसे ऐसे शेयर्स मार्केट में भरे पड़े हैं अच्छे अच्छे, इसी तरह से अभी तक देखिए हमने तो ठीक ठाक ही शेयर्स देखा है। अब खराब शेयर कौन सा है, अब एक शेयर देख लेते हैं, दालमिया भारत। पर जो भी सेक्टर का पी रहता है वो अच्छा सेक्टर कंसीडर में आता है, तो 25 है तो ठीक है, ये भी सेक्टर अच्छा है। अब हम इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए दालमिया इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 1054 है, और इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे एज पर देयर सेक्टर पी कितना है, 1127 है। और अभी ये चल कितने पे रहा है, ये अभी चल रहा है 1856 पे। कितने पे इंटरेस्टेड है, अगर मैं डिस्काउंट ना मांगू, बिना डिस्काउंट मांगे अगर मैं 0% डिस्काउंट पे इसको खरीदना चाहूं, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसको 0% डिस्काउंट पे खरीदना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये कितने पे, 1054 रुपया पे मैं खरीदूंगा। उससे पहले तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि पीई से, सेक्टर पीई से जब तक नीचे नहीं आएगा मैं कैसे खरीदूंगा। तो सेक्टर पीई बता रहा है कि सेक्टर पीई के हिसाब से इसके सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करने के लिए तब तैयार हैं जब ये 1127 पे आएगा। और मेरा एंड में इसका आपको चार्ट दिखा देता हूं, चार्ट देखते हैं पहले, क्या चार्ट क्या कह रहा है। तो निफ्टी, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा दालमिया भारत, यस दिस इज द शेयर। अब इसका ट्रेंड चेक करते हैं सबसे पहले कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। ये देखिए सर कौन से ट्रेंड में चल रहा है, कहां से फॉल आ गया है सर, 2300 से फॉल आया है और कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है। ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम इसका ट्रेंड लाइन बना ले, चार्ट में देखें तो 1484 रुपया, तो ये ऐसे चार्ट बता रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट पे जाएगा तब 1484 आएगा। हम 1800 पे कैसे खरीद लेंगे इसको, चार्ट तो क्या कभी आप डाउन ट्रेंड में खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। मैं पर्सनली नहीं खरीदूंगा, अब आपका क्या है पता नहीं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं खरीदूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस इट। अगर ये वीडियो ने आपके वैल्यू को ऐड किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।